नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो ये चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा बिजनेस स्टडीज का क्रैश कोर्स चल रहा है और इसमें हम लोग अभी रिवाइज कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कल हम लोगों ने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिवाइज कर लिए थे और आज बढ़ते हैं हम आगे। तो आज हम लोगों का जो पहला प्रिंसिपल आ रहा है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सभी का जो एफर्ट्स है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्टेड हो। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर यूनिट का एक पर्टिकुलर प्लान बनेगा। मतलब एक डिवीजन, एक डिपार्टमेंट का एक प्लान होगा और उसी प्लान पे उस डिवीजन डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉइज काम करेंगे। तो वो क्या होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एस्टेब्लिश होगा। और इन्हीं सभी प्लान्स को या सभी डिपार्टमेंट के प्लान्स का भी मेन जो मोटिव होगा वो क्या होगा, ग्रुप गोल्स को अचीव करना। तो ये चीज हमारी जो है ये होती है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये चीज सुनी सुनी सी इसलिए लग रही है क्योंकि ऐसी ही एक चीज हमने पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन में। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही वो चीज है जो कोऑर्डिनेशन का बेस बनाता है। ओके, सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होगा कि group efforts of all the employees in an organization must be directed towards the achievement of common goals. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट कुछ नाम से पता चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है और जनरल इंटरेस्ट क्या है। तो बच्चों, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट, उनके पर्सनल हित, उसी को हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट बोल रहे हैं। एंड जनरल इंटरेस्ट इज व्हाट, जनरल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरी संस्था का हित छुपा हो। अब बात यह है कि ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, हेनरी फ्यूल कहते हैं कि जनरल इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यानी आप जो जितने भी एम्प्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सभी को प्रायोरिटी देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, उसके बाद खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन पर्सनल इंटरेस्ट। अब इससे क्या होगा, देखो बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में सबका पर्सनल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, ऑर्गेनाइजेशन फ्लोरिश करता है, तो क्या होगा, हम जो एम्प्लॉइज हैं उनकी भी सैलरी बढ़ेगी, उन्हें भी उनका करियर ग्रो करने का स्कोप मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है वो पहली प्रायोरिटी पे रखना है और खुद का पर्सनल इंटरेस्ट सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। अगर कोई भी एम्प्लॉय खुद का पर्सनल इंटरेस्ट पहले रखता है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अगर हम बात करें इग्नोर करता है, तो होता क्या है, वो लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। शॉर्ट रन में हो सकता है वो अपना प्रॉफिट भी कर ले और अपना खुद का कुछ मुनाफा कर ले, बट लॉन्ग रन में वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगा तो एम्प्लॉइज का वेलफेयर कैसे हो पाएगा। तो अब मुझे कल एक सजेशन आया कि सर आप कीवर्ड्स भी बताते जाओ साथ साथ में, जिससे बच्चों को केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो मैं वो भी बताता हूं बच्चों आपको। जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, इसमें मोस्टली जो केसेस आते हैं उसमें कुछ इसी तरह से आता है, कोऑर्डिनेशन, वन यूनिट वन प्लान, यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स। और इसी तरह से अगर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट की बात करें तो कुछ इसमें इस तरह के कीवर्ड्स आते हैं, गिविंग प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशन, लीविंग फैमिली फंक्शन, इस तरह से हमारे ये कीवर्ड्स बनते हैं। बच्चों, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इतना इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, यूनिटी ऑफ कमांड फिर भी थोड़ा जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक और चीज आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से लिंक कर सकते हो, वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर जो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में भी पढ़ते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर यानी जिसमें क्या होता है, अलग अलग मल्टी प्रोडक्ट कंपनी होती है, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन बनते हैं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि हर एक डिवीजन का अपना अपना प्लान होगा या हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना प्लान होगा और सारे एम्प्लॉइज उसी तरफ काम करेंगे। तो ये एक और चीज आप लिंक कर सकते हो जिसमें केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल आपको नाम से पता चल रहा है, रेम्यूनरेशन, यानी ये फोकस करता है एम्प्लॉइज की वेजेस पे, सैलरी पे, कंपनसेशन पे। तो इसमें हेनरी फ्यूल ये कहते हैं कि ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गेट फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस।
मतलब जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन्हें सही तनख्वाह मिले। अब सही तनख्वाह मिले, टाइम पे भी मिले, तो सही तनख्वाह हम मानेंगे किसको? व्हाट इज एडिक्वेट वेज, व्हाट इज फेयर वेज? तो पहली चीज तो फेयर वेज और एडिक्वेट वेज मैं पहले भी बात कर चुका हूं, वापस बताता हूं कि ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम उसके वर्क को सेटिस्फाई करती हो या वर्क को जस्टिफाई करती हो, यानी जितना वो काम कर रहा है, जिस पोजीशन पे वो काम कर रहा है, उस लायक वेजेस होनी चाहिए। दूसरी चीज हम अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, ऐसा नहीं हो कि कंसर्न जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है बट वो एम्प्लॉइज को कुछ दे ही नहीं रहा, बहुत कम दे रहा है। या और इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट के एक्ट लगते हैं जैसे मिनिमम वेज एक्ट, तो उस अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज की जो पेमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कॉम्पिटिटर्स हैं तो उनको भी मैच खाती हुई पेमेंट होनी चाहिए। और बेसिक सी बात करें तो कम से कम एम्प्लॉइज की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ढंग से अफोर्ड हो पाए, उस कम से कम उतनी वेजेस तो होनी ही चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबको बराबर वेजेस मिले बच्चों, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो अलग अलग पोजीशन पे काम करने वालों की अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, बट कम से कम उनकी स्किल्स को जस्टिफाई करती हुई वेजेस होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है देयर मस्ट बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, रीजन, एरिया एटसेट्रा। किसी भी बेसिस पे एम्प्लॉयज और वर्कर्स में हमें भेदभाव नहीं करना, ना जेंडर के बेसिस पे, ना एरिया, ना रिलीजन, ना रीजन, किसी भी बेसिस पे। ओके, तो ये जो चीज है ये है इक्विटी। अगर इक्विटी हम लोग फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, तो क्या होता है? एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होते हैं, उनका मोरल अप होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर ये इक्विटी हम लोग वायलेट करते हैं तो क्या होगा? एम्प्लॉयज जो है वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, उनका मोरल डाउन हो जाएगा, वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अब बच्चों इनके कीवर्ड्स की अगर बात करें तो कीवर्ड्स तो कुछ खास नहीं है यहाँ, फेयर, एडिक्वेट वेजेस, फाइनेंशियल कैपेसिटी या नो डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसेस मैं बताता हूँ। अक्सर केस स्टडीज इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस और इक्विटी में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हालांकि इसमें होने वाली बात नहीं है, बट फिर भी कुछ केस स्टडीज सिमिलर सी आती है। अब आपको कैसे आइडेंटिफाई करना? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक केस स्टडी ऐसी है जिसमें वर्कर्स ओवर टाइम कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, बट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी उनकी जो है ना तो कोई उनको इंसेंटिव दे रहा है, ना कोई, अगर हम बात करें तो उनकी वेजेस उस प्रॉफिट के मुकाबले नहीं है, कम है। तो इस तरह की जो होती है वो होता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन से रिलेटेड। और अभी कई बार ऐसा आता है कि दो पर्सन है वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं और सेम क्वालिफाइड है, और जहां तक एफिशिएंसी की बात करें तो वो भी सेम है, बट फिर भी दोनों में किसी ना किसी बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे, नेशनैलिटी के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और एक को प्रमोट की, एक को हम बात करें तो ज्यादा वेजेस मिल रही है, एक को कम मिल रही है, या एक को प्रमोट करने में ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही। तो ये जो चीज है ये यहां पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेट होता है। तो आई होप ये दोनों प्रिंसिपल भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि हमें जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीक्वेंट टर्मिनेशंस और ट्रांसफर्स अवॉइड करने होंगे, लेबर टर्नओवर रिड्यूस करना होगा। इसका मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉइज बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहे हैं या हम लोग उनका ट्रांसफर कर रहे हो, एक जगह टिककर काम नहीं कर पा रहे, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को हैवी लॉसेस सफर करने पड़ सकते हैं। तो हेनरी फ्योल जो है वो ये कहते हैं, ना तो एम्प्लॉइज को आप छोटी छोटी बातों पे ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेट करो, निकालो, ना उनका जल्दी से ट्रांसफर करो, और साथ साथ में लेबर टर्नओवर रिड्यूस करो। लेबर टर्नओवर का मतलब यहाँ पे क्या है? लेबर टर्नओवर का मतलब है एम्प्लॉइज के ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाने की रेट। तो अगर ये सब हम करते हैं तो इससे क्या होगा? इससे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे। अब बात यह है कि अगर इसको वायलेट करते हैं तो क्या होगा? जैसे अगर कोई एम्प्लॉय छोड़कर गया ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जगह कोई नया एम्प्लॉय आया, तो दो तीन नुकसान है। पहली चीज, वो फैमिलियर नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसे फैमिलियर करवाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग का खर्चा भी आएगा, कॉस्ट ज्यादा लगी। और जब तक वो अच्छे से ट्रेन नहीं हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी लेवल उतना ज्यादा अप नहीं होगा, तो क्या हो गया? टाइम लगा, कॉस्ट लगी, प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हुई,
क्या फायदा हुआ ऑर्गेनाइजेशन का। इसीलिए हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय टिक कर काम करे तो वो ज्यादा फायदेमंद है, उससे एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। अगर एम्प्लॉय छोड़कर ज्यादा जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो भी डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इसीलिए जो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल है वो यही कहता है कि अवॉइड फ्रीक्वेंट टर्मिनेशंस एंड ट्रांसफर्स। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव की। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब है टेकिंग फर्स्ट स्टेप। एम्प्लॉय को अपनी तरफ से कुछ काम करने की थोड़ी सी फ्रीडम दी जाए, उसी चीज को बोलते हैं इनिशिएटिव। अगर वो अपने तरीके से काम कर सकता है, अगर उसके पास कोई बेटर तरीका है काम करने का तो उसे करने दीजिए। तो ये जो अगर इससे करोगे आप, इनिशिएटिव लेने दोगे, तो एम्प्लॉय को क्या होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। अगर वो इनिशिएटिव में ये भी हम ले सकते हैं कि अगर आप उसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करते हो, किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को, सबऑर्डिनेट को, तो वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपने कोई अच्छे विचार दे सकता है, हो सकता है हमारे फायदा हो जाए। साथ साथ में वो खुद सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो गई उसके मन में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में सोचता है, तो वो उसका मोरल नेचुरली अप होगा, वो हमेशा मोटिवेटेड होकर काम करने की कोशिश करेगा। तो ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव और प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अच्छा बच्चों, इसमें ये अक्सर केस स्टडी जो इनिशिएटिव में बनती है वो इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग की ही बनती है। और ये इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग हम दो जगह पढ़ सकते हैं, एक तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव और एक हमारा जो डायरेक्टिंग चैप्टर में डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है वहां। बच्चों अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल जो है एस्प्री डी कॉर्प्स। अब इसको एस्प्री डी कॉर्प्स नहीं, एक्चुअली ये फ्रेंच वर्ड है तो उसका एस्प्री डी कॉर्प्स इस तरह से कुछ प्रोनाउंसिएशन होता है, बट फिलहाल हम लोग जानते हैं ये होता क्या है। तो एस्प्री डी कॉर्प्स क्या होता है कि इसमें टीम स्पिरिट डेवलप करना है। रिप्लेस आई विद वी, यूनिटी डेवलप करो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एक टीम स्पिरिट डेवलप करो कि आपके एम्प्लॉइज इस तरह से मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर काम करें कि आपको पेनल्टीज का यूज नहीं करना पड़े और आपके ग्रुप गोल्स भी इजीली अचीव हो जाए। ये कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 10 वर्कर्स को सबको 100 यूनिट बनाने का टारगेट मिला है एक महीने के अंदर। अब होता क्या है कि 9 वर्कर्स तो पूरे 100 यूनिट बना लेते। अब एक वर्कर क्या होता है, बीच में बीमार पड़ जाता है। अब वो अगर बीच में बीमार पड़ जाता है तो क्या होता है, बाकी के 9 वर्कर्स मिलकर उसके एक एक यूनिट कंप्लीट करके और इस तरह से उसके पूरे 10 यूनिट कंप्लीट करके उसके 100 यूनिट कंप्लीट कर देते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोची, उन्होंने क्या करा, अपने पूरी टीम को साथ में लेकर चले और ये नहीं देखा कि पर्टिकुलर एक आदमी कितना काम कर रहा है, सब मिलकर पूरा टारगेट अचीव करके दे दिया। ये चीज होती है टीम स्पिरिट या एस्प्री डी कॉर्प्स। अगर हम बात करें तो इसमें कुछ कीवर्ड्स इस तरह से, रिप्लेस आई विद वी, डेवलप टीम स्पिरिट, यूनियन इज स्ट्रेंथ, और यही वो प्रिंसिपल है जो कहां यूज लिया गया था, शाहरुख खान की मूवी आई थी चक दे इंडिया, वहां पे भी यही प्रिंसिपल यूज लिया गया था कि उसमें भी क्या होता है कि कौन गोल कर रहा है वो मैटर नहीं करता, पूरी टीम मिलकर काम करती है। इसी तरह से आप किसी भी स्पोर्ट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, स्पोर्ट्स में टीम स्पिरिट के बिना काम ही नहीं करता। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 के 11 का अपना अपना रोल है, चाहे किसी की बैटिंग आए ना आए, चाहे किसी की बॉलिंग आए ना आए, बट एक फील्डर का भी उतना ही रोल होता है जितना बाकी के 10 प्लेयर्स का। सो आई होप ये सारे प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे FW टेलर के प्रिंसिपल्स। थैंक यू।